हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम ईरान की एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। आज दुनिया ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से जानती है, या फिर इजराइल के साथ उसके जो टेंशन्स हैं, या अमेरिका के साथ जो टेंशन्स हैं, या सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस है, इस वजह से ईरान कई बार न्यूज़ में रहता है। तो ये जो प्रेजेंट का जियो पॉलिटिक्स है, इसको समझने के लिए उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से आज का प्रेजेंट में जो सिनेरियो बना है उसके पीछे रीजंस क्या है। क्योंकि लड़ाई अचानक नहीं होती है, हर चीज के पीछे एक लंबी लंबी हिस्ट्री रहती है, एक लंबा इतिहास रहता है कई बार। तो 1785 से स्टार्ट करेंगे हम एक टाइमलाइन। 1785, ठीक है। 1785 में कजार डायनेस्टी, कजार डायनेस्टी वो पावर में आई ईरान में। ये जो कजार डायनेस्टी थी, वहां पर रूल था, ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम था, इस्लामिक रूल था एक तरीके से। तो ये इस्लाम के हिसाब से पूरा चलते थे कजार डायनेस्टी। लेकिन ये जो इस्लामिक रूल वहां पर था कजार डायनेस्टी का, तो वहां पर एक निराशावाद किस वजह से होता है, कई बार करप्शन की वजह से निराशावाद हो सकता है, नौकरियां ना हो उस वजह से निराशावाद होता है। तो लोग कई बार अपने राजा से ना नाराज रहते हैं, तो आंदोलन चलते रहते हैं। तो 1906 में एक ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें कजार डायनेस्टी जो है उसने लोगों की मांगे मानी और कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करा। तो 1906 में जो ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की गवर्नमेंट कजार डायनेस्टी के अंडर आ गई। ये जो 1785 से लेकर कजार डायनेस्टी ने रूल करा है, पूरा 1921 तक इनका रूल इसी तरीके से चलता रहा। इस बीच हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था 1914 टू 18, वर्ल्ड वॉर वन हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन के टाइम पर ईरान में क्रूड ऑयल वगैरह मिला था। तो काफ़ी क्रूड ऑयल ईरान में डिस्कवर किया गया। अब ये जो क्रूड ऑयल है डिस्कवर किया गया, तो इसको लेकर यूएसएसआर, क्योंकि दुनिया में उस समय हम बोलेंगे यूएसएसआर एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ, अपनी कॉलोनीज वगैरह स्टैब्लिश की थी। तो ईरान में क्रूड ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए यूएसएसआर और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। फाइनली जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ज़्यादातर क्रूड ऑयल वहाँ पर ईरान वाला एरिया आ गया। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका कंट्रोल ज़्यादातर आ गया। और लेकिन वहाँ पर जो कजार डायनेस्टी थी वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर एक रेजा खान थे, रेजा खान, रेजा खान तख्ता पलट कराया, कू हुआ। कू बोलते हैं तख्ता पलट को। 1921 में तख्ता पलट हुआ, और रेजा खान ब्रिटिशर्स की हेल्प से यहाँ पर पावर में आ गए, ठीक है। तो रेजा खान पहलवी डायनेस्टी के थे, तो पहलवी डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो गया ईरान में। पहलवी डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो गया ईरान में। और ये जो 1921 से लेकर 1979 तक पहलवी डायनेस्टी का रूल था, ये प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट थी। प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट, मतलब इसमें प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट का मतलब है यूएस है, आगे जाके चाहे इजराइल की हम बात करें, वो सारे के सारे ईरान के सपोर्ट में थे और मिलके चलते थे। तो यहाँ पर ये वाला जो टाइम पीरियड था, इस समय ईरान के रिलेशन बहुत ज़बरदस्त थे इजराइल के साथ। तो ईरान, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, सब ईरान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। हालांकि इस बीच और क्या क्या हुआ है, क्योंकि रेजा खान ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ही पावर में आ गए थे, प्रो वेस्टर्न मॉडर्न टाइप की गवर्नमेंट बनाई, इस्लामिक टाइप की गवर्नमेंट नहीं थी। यहाँ पर वेमेन राइट्स को लेकर भी काम हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा था, कल्चरल चेंजेस भी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। 1941 में क्या हुआ, 1941 में जो रेजा खान थे वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो 1941 में मोहम्मद रेजा खान, मोहम्मद रेजा खान जो कि रेजा खान के बेटे थे, जो कि रेजा खान के बेटे थे, उनको पावर में लाया गया 1941 ब्रिटिशर्स की हेल्प से। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनको रेजा खान से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो उनके बेटे को राजा बनाते हैं 1941 में। मोहम्मद रेजा खान बिल्कुल यंग थे, बेटे थे रेजा खान के। वो लिबर्टी की ज़्यादा बात करते थे, फ्रीडम की ज़्यादा बात करते थे, डेमोक्रेसी की ज़्यादा बात करते थे। तो 1951 में उन्होंने क्या करा कि भाई डेमोक्रेसी लेकर आएंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। तो मोहम्मद मोसादे,
प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, उस समय इलेक्शंस हुए और मोहम्मद मोसादे प्राइम मिनिस्टर बने। अब मोहम्मद मोसादे जब प्राइम मिनिस्टर बने अंडर मोहम्मद रेजा खान, मतलब किंग है उनके अंडर प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की गवर्नमेंट है, राजा है, राजा के अंडर पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर भी है। तो इन्होंने क्या करा, मोहम्मद मोसादे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अथॉरिटी दिखानी स्टार्ट करी, भाई मैं मुझे तो लोगों ने चुना है। तो उन्होंने राजा की बात माननी बंद कर दी। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि मोहम्मद मोसादे अगर राजा की बात मानेंगे, राजा के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो होगा क्या कि यूएस और ब्रिटिशर्स, अब ये यूएस यहां पर कहां से आता है, देखिए होता क्या है कि शुरुआत में ब्रिटिश जो है सुपीरियर पावर थे, दुनिया के जो फर्स्ट लीडर हैं वो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जो है एक लॉटरी का टिकट था अमेरिका के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका का राइज स्टार्ट होता चला गया, क्योंकि जो वॉर हुई थी यूरोप में बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन अमेरिकन लैंड में ऐसा कुछ तबाही नहीं हुई थी। तो अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, अमेरिका ने उस अपॉर्चुनिटी को बखूबी अपने दोनों हाथों से भुनाया और ब्रिटेन से बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट सब अमेरिका की तरफ उस समय शिफ्ट हुए, क्योंकि इनसिक्योरिटी का माहौल था वहां पर यूरोप में। ठीक है, तो अमेरिका का राइज स्टार्ट हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो यूएस और ब्रिटेन ने क्या करा, ये जो 1953 में प्राइम मिनिस्टर थे इनको हटा दिया और वापस पावर मोहम्मद रेजा खान के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब इस बीच क्या क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। ईरानियन रिवॉल्यूशन, ईरानियन रिवॉल्यूशन। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें जो भी वीडियो देख रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट यूपीएससी, और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट पीसीएस। ठीक है, या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस बीच क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे, कई रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे, विमेन को एम्पावर किया जा रहा था, एजुकेशन भी विमेन की इनकरेज की जा रही थी, और पूरा मॉडर्न टाइप की सोसाइटी थी, कल्चरल चेंजेस हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी चेंजेस होंगे तो जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके अंदर नाराजगी भी होगी। लेकिन अब एक तो फंडामेंटलिस्ट नाराज थे कि विमेन को इतनी सारी पावर्स दी जा रही हैं, उनकी शरिया के अगेंस्ट हो गया वो कई चीज़ें। ठीक है, और नौकरियां बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही थी, निराशावाद का भी माहौल था, नौकरियां भी क्रिएट नहीं हो रही थी। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, करप्शन का भी मुद्दा था। तो ये सारे कई मुद्दे निकल कर उस समय सामने आ रहे थे। तो एक आयतुल्ला खोमेनी जो थे 1963 में इस्लामिक लीडर थे, आयतुल्ला खोमेनी ने विरोध करना स्टार्ट करा, ये जो मॉडर्नाइजेशन है और विमेन को जो पावर्स दी जा रही है, एम्पावर किया जा रहा है, तो इनका कहना था ये इस्लाम के अगेंस्ट है। तो उन्होंने आंदोलन वगैरह स्टार्ट करा। तो आयतुल्ला खोमेनी को उस समय जो है, जो आज के जो हम खामेनी जिनकी डेथ हुई है उनसे डिफरेंट है, खोमेनी हुआ करते थे, तो उनको एग्जाइल प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब उन्हें देश निकाला दे दिया गया। शुरू में ये इराक जाते हैं, वहां से वो फ्रांस चले जाते हैं और आंदोलन को क्रश करने की कोशिश करी गई 1975 में। 1975 में पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन कर दिया, प्रोटेस्ट के ऊपर बैन कर दिया, और 1978 तक माहौल काफ़ी ज़्यादा ईरान का बिगड़ चुका था। अब 1978 तक इतना माहौल बिगड़ गया था कि आंदोलन वगैरह चल रहे थे। यूएस ने जो है इनको ये क्लियरली कह दिया था, पहलवी डायनेस्टी को, रेजा खान को, कि मोहम्मद रेजा खान को, कि आपको हम पूरा मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, जितनी जरूरत होगी पूरा मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस समय मोहम्मद रेजा खान बीमार चल रहे थे, उन्हें कैंसर था। तो 1979 में वो अपने इलाज के लिए यूएस जाते हैं, कैंसर के इलाज के लिए यूएस चले जाते हैं। ये वाला जो टाइम पीरियड था, आप ये समझ लो आज का ईरान जो देख रहे हो बिल्कुल उल्टा था। ईरान में बहुत मॉडर्नाइजेशन था, और ये तो समझ लो पक्के दोस्त हुआ करते थे, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। और 1979 में क्या हुआ, क्योंकि जो खोमेनी थे वो विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, कई फंडामेंटलिस्ट विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे। इस टाइम तक 1979 तक ईरान में ज्यादातर जगह एंटी यूएस सेंटिमेंट्स थे, एंटी इजराइल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पैदा हो गए थे, वो नफरत बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी कि ये जो कल्चरल रिवोल्यूशन हो रहा है, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो एंटी इस्लाम माने जा रहे थे। तो इसलिए एक जो विदेशी ताकतें हैं जिनका इंटरफेरेंस ईरान में था, उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी 1979 तक आते आते। और 1979 में जैसे ही मोहम्मद रेजा खान इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं, उसी टाइम पर खोमेनी
जो है वो फ्रांस से अपनी एग्जाइल से वापस आ जाते हैं मौका देखकर, और लाखों लोग जो है उनका स्वागत करते हैं। और खोमेनी आते ही वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर को उनके उससे डिक्लेयर कर देते कि अब इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और ईरानियन रेवोल्यूशन वहां पर काफी खून खराबा भी होता है, कत्लेआम, मतलब प्रो खोमेनी या प्रो इस्लामिक लोग भी थे और एंटी इस्लामिक लोग भी थे, जो कि मोहम्मद रेजा खान के फेवर में भी थे कई लोग। तो एक बड़ा रिवोल्यूशन होता है, काफी लोग मारे जाते हैं, और 1979 में ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है, इस्लामिक कंट्री बन जाता है 1979 के बाद से। और अभी तक हम देखते हैं कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है 1979 के बाद से। तो ये ईरानियन रिवोल्यूशन 1979 का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिवोल्यूशन की जो नींव है वो प्रॉपर एंटी यूएस, एंटी इजराइल, एंटी वेस्टर्न कंट्री सेंटिमेंट्स के बीज बोए गए हैं, उसके थ्रू ये गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आई है। इसीलिए ईरान और जो अमेरिका है, इजराइल है, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके रिलेशन इसलिए खराब हैं क्योंकि इस तरीके से वहां पर जो रिवोल्यूशन हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, क्योंकि उनका विरोध प्रदर्शन करते करते ही ये रिवोल्यूशन हुआ है। उस समय जो मोहम्मद रेजा खान थे, तो मोहम्मद रेजा खान डिमांड कर रहे थे, यहाँ के जो रिवोल्यूशन करने वाले लोग थे, रेबल्स थे, वो डिमांड कर रहे थे अमेरिका से, यहाँ तक कि अमेरिका की एम्बेसी भी थी, अमेरिकन एम्बेसी को 444 डेज तक हॉस्टेज बना के रखा वहां पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स को ईरान के लोगों ने, ठीक है, 444 डेज तक, मतलब 1979 से 81 तक ये चला हॉस्टेज क्राइसिस, ठीक है। उनकी डिमांड थी मोहम्मद रेजा खान को हमें सौंपा जाए, लेकिन बाद में ये न्यूज आई कि मोहम्मद रेजा खान की नेचुरल डेथ हो चुकी है, क्योंकि उन्हें बीमारी थी, कैंसर था, तो उस वजह से डेथ होती है। और फिर अल्जीरिया ने यहाँ पर हॉस्टेज क्राइसिस को एंड करवाया था, तब जाके अमेरिका के डिप्लोमेट्स वहां से छूटे थे। तो 1979 के बाद से जो है इस्लामिक कंट्री बन गया, और उसके बाद से ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने स्टार्ट करे। और यहां तक कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ था, 1979 में जो रिवोल्यूशन हुआ, तो एक डर इराक में, जहां पर सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, तो उन्हें भी एक डर फैला कि भाई वहां का इस्लामिक रिवोल्यूशन ऐसा ना हो कि इराक में भी फैल जाए। तो इसलिए सद्दाम हुसैन ने 1980 की अगर हम बात करें, 1980 से 1988 ईरान इराक वॉर हुआ, ईरान इराक वॉर, सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर अटैक करा, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करा, फिर से वो अमेरिका, इजराइल या ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने सपोर्ट करा इराक को, सद्दाम हुसैन को, कि ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि ईरान वेस्टर्न कंट्री के हाथ से निकल चुका था, वो एक इस्लामिक कंट्री बन चुका था, तो वो चाहते थे कि वापस से उनके कंट्रोल में आ जाए। तो सद्दाम हुसैन को वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करा, सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर अटैक करा। और इराक को ये लगा, या सद्दाम हुसैन को ये लगा कि इजीली ईरान हार जाएगा, क्योंकि अभी अभी वहां पर तख्ता पलट हुआ है और फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनी है, ठीक है, और वो इजीली वॉर में हार जाएंगे। लेकिन ईरान वॉर में हारा नहीं, और 8 साल तक लड़ाई चलती रही, उससे दोनों की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, ईरान की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, इराक की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, तो दोनों की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि 1988 में बिना हार जीत के, ना ईरान जीता ना इराक जीता, बिना हार जीत के वॉर एंड हो गई थी। लेकिन तब तक फाइनेंशियली दोनों कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है 1979 से अब तक, यहाँ पर ये पूरा ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन गया है। इससे पहले 1979 से पहले वहाँ पर बुर्का वगैरह, ये सब हिजाब वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, प्रॉपर मॉडर्न कंट्री थी ईरान 1979 से पहले। इजराइल वगैरह, इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि अचानक सारी चीज़ें बदल गई 1979 के बाद। बुर्का, हिजाब, वो सब, विमेन राइट्स जो हैं वो सारे खत्म कर दिए गए, जो उससे पहले विमेन राइट्स दिए जा रहे थे, तो कई चीज़ें खत्म कर दी गई। यार आज की डेट में जैसे हम देखते हैं, कई बार न्यूज़ में आता है कि वहाँ पर जो एंटी हिजाब जो है प्रोटेस्ट वगैरह कई वेमेन कर रही है, महिलाओं को वहाँ पर खुले बाल रखना अलाउड नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ महिलाएं ने जिन्होंने हिजाब नहीं पहना, उनको पुलिस, मॉरल पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में लेके चले गए और उनको पीट पीट के मार डाला वहाँ पर। तो ऐसे भी केसेस वहाँ पर देखने को मिले हैं, जबकि 1979 से पहले कहानी बिल्कुल ही अलग थी ईरान की, ठीक है। अब हुआ क्या कि 2015 में, 2015 में एक JCPOA साइन हुआ, JCPOA। 2006 में भी यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस लगाई थी ईरान के ऊपर, क्योंकि अब ईरान क्या है, शिया मेजॉरिटी कंट्री है। आपको ये ध्यान रखना है कि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है,
दुनिया में अराउंड 15% के अराउंड शिया होंगे और 80% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम है। तो ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्री है और एक शिया लीडर कंट्री भी है, ठीक है। तो ईरान को ना वहाँ पर सऊदी अरबिया के साथ भी टेंशन चलेगी, वहाँ पर शिया सुन्नी की लड़ाई है, तो ईरान ना इनसिक्योर होगा क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के साथ वैसे ही उसका झगड़ा चल रहा है। तो जब वेस्टर्न कंट्री के साथ उनका झगड़ा चल रहा है तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। अब वो क्योंकि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलने की वजह से 2006 में भी सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर। फिर 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, जो कि मेन यूएस ने लीड करा था। ईरान प्लस परमानेंट 5 प्लस वन कौन? जर्मनी। परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। इस JCPOA में यह था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा, क्लोज करेगा या रिस्ट्रिक्टेड करेगा, ठीक है। बदले में अमेरिका, ये जो वेस्टर्न कंट्री है, ईरान के ऊपर से, ईरान से सैंक्शंस वगैरह सब हटा देंगे। तो ये JCPOA में साइन हुआ, ठीक है। इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, अब कंप्लायंस जब तक होता तब तक 2018 में क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अनाउंस करा कि हम JCPOA से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, हम इसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। तो JCPOA से बाहर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। 2020 में क्या हुआ? 2020 में जो बाइडेन पावर में आए, 2020 में, अब जो बाइडेन जब पावर में आए तो उन्होंने अनाउंस करा कि हम JCPOA में दोबारा आएंगे, और JCPOA में दोबारा आएंगे प्रोवाइडेड कि ईरान ना फुल कंप्लायंस फॉलो करे, ठीक है। तो ये जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि वापस JCPOA में हम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर 2024 में क्या हुआ? फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और उन्होंने अनाउंस करा कि नहीं, हम JCPOA में नहीं आएंगे, ठीक है। और यहां से उसके बाद से ज्यादा टेंशन स्टार्ट हो गई और अमेरिका ने बुली करना स्टार्ट करा ईरान को, ठीक है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, और ईरान को लगता है कि उसके सर्वाइवल में, मिडिल ईस्ट में अगर उसे सर्वाइव करना है तो एक ही चीज उसे बचा सकती है, अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो वो जो उसे हर तरफ से जो धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट मिल रही हैं, वो तभी बंद होने वाली है अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। जब तक उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तब तक ये लोग मुझे धमकियां देते रहेंगे, ईरान को ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए, और इसराइल को ये लगता है कि ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, तो वो क्योंकि बार बार बोलता है डेथ ऑफ इसराइल, हम इसराइल को नक्शे से मिटा देंगे, तो इसराइल के ऊपर अटैक ना कर दे। तो इसराइल जो है ये कहता है हम तो प्रीएम्प्ट जो है सेल्फ डिफेंस ले रहे हैं, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये सारी टेंशन चल रही है जब से JCPOA सस्पेंड हुआ है, अधर में लटका है, तब से और ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी हैं। अमेरिका और इसराइल ने जून 2025 में भी अटैक करा ईरान में। अलग अलग उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर वो रिसर्च करके बॉम्ब वगैरह बना रहे थे, उनके ऊपर मिसाइल्स बनाई गई, B2 बॉम्बर्स से बॉम्बर्स गिराए गए। तो कई चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था जून 2025 में, लेकिन उस सीज फायर एग्रीमेंट ने यूएस और इसराइल को और ज्यादा मौका दिया, टाइम दिया, और बेहतर प्लानिंग के साथ ईरान के ऊपर अटैक करने का। और अभी जो सिचुएशन है, जो टेंशन चल रही है, ईरान को दोबारा से ऐसा कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए कहा जा रहा है कि सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने शायद आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान का लॉजिक सिंपल है कि अगर सीज फायर एक्सेप्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें और ज्यादा मौका मिल जाए तैयारी का, तो इसलिए हम पहले सीज फायर से पहले जितना ज्यादा नुकसान हो सके अमेरिका के जो भी एसेट्स हैं आसपास की कंट्री में, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक हिस्ट्री समझ में आई होगी कि ये जो ईरान था, ये पहले इस्लामिक कंट्री हुआ करता था 1921 तक, फिर प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट हुआ 1979 तक। इजराइल, अमेरिका, इन सब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। फिर उनके हाथ से, वेस्टर्न कंट्री के हाथ से ईरान निकल गया, एक तरीके से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और इस्लामिक कंट्री बना, कट्टर इस्लाम को फॉलो करने वाली कंट्री बना ईरान। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।